हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पहुंच चुके हैं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद एक हम लोगों ने रिलेशन पाया था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो वहां से ये जो रो आया था एक कांस्टेंट था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने बोला था कि आपको बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी के बारे में। तो समझ लेते हैं बच्चों। अब समझिए, ये रो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से, है ना। तो सिंपल सी बात है, वी नो दैट। अभी हम लोग जस्ट जानते हैं क्या कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर हम क्या कर दें, आप इस तरीके से देखिए बच्चों, जो ये तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का आप डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे आपको पता है ये होता है, अगर मैंने लेंथ को 1 मीटर ले लिया, यानी कि 1 यूनिट लेना है, ठीक, और एरिया को क्या ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 यूनिट ले लिया हमने। देन अगर इसको 1 रखोगे, इसको 1 रखोगे, तो 1 अपॉन 1 क्या मिलेगा, 1 इंटू रो, तो यानी कि रो मिलेगा। यानी R इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, रो मिल जाएगा। यानी कि आप यहां से रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, दस द रेसिस्टिविटी ऑफ मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर के मटीरियल का जो रेसिस्टिविटी होता है इज डिफाइंड एज द, वो इस तरीके से परिभाषित है, रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। किसका रेसिस्टेंस, ऑफ यूनिट लेंथ। अगर हम यूनिट लेंथ लेते हैं किसके साथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर मान लीजिए 1 मीटर है ना, 1 मीटर मान लिया, और इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर, तो जो इसका रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी बोलेंगे, सेक्शन ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। बात समझ गए। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी इज नथिंग, इट इज अ रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, समझ गए। तो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है, अगर हम इसको 1 यूनिट ले लें, लेंथ भी अगर हमारी 1 यूनिट होती है, तो सिंपल सी बात है, जो इसका रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। बात समझ गए, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी या केवल रेसिस्टिविटी। गॉट इट। तो ये होती है यहाँ से डेफिनेशन। गॉट इट। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। चलो बताओ बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है, फटाफट बताइए। एसआई यूनिट क्या होती है, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, जल्दी बताओ। ओम मीटर। क्या होगी बेटा, ओम मीटर। क्या होगी, ओम मीटर। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। क्या बोलते हैं इसको, ओम मीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बातचीत करके चलते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चा पार्टी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे की बातें। करंट डेंसिटी, किसकी बात करते हैं बेटा, करंट डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, इसको समझ के चलते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इसको हम लोग लिखते हैं J से। किससे लिखते हैं बेटा, J से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी को किससे लिखते हैं हम लोग, J से लिखते हैं। अब ये करंट डेंसिटी क्या होती है, इसको समझ के चलना है। तो जैसे मान लीजिए अमाउंट ऑफ, मैंने क्या बोला बच्चों, अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट। जैसे मान लीजिए हमका वायर है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, वायर है। अब इस वायर से कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शन का कोई एरिया है, इससे कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर कम करंट फ्लो होगा
तो डेंसिटी, करंट डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, current density at a point in a conductor is defined as, in a conductor is defined as किस तरीके से डिफाइंड होता है बेटा? as the amount of current flowing, the amount of current flowing, the amount of current flowing, the amount of current flowing per unit area of, per unit area of, per unit area of। देखिए, तो अभी बच्चों इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा, मैं आपको बता रहा था करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे समझा रखी थी। क्या है बच्चों कि द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर, जो करंट डेंसिटी होती है किसी भी कंडक्टर में, एक ऐसा पॉइंट होता है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट। उस पॉइंट से कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट, जबकि दिया गया है द एरिया इज हेल्ड इन डायरेक्शन, जो एरिया है जहां से करंट निकल रहा है वो क्या हो? नॉर्मल टू द करंट, करंट के क्या हो बेटा? नॉर्मल हो। यही होता है क्या? करंट डेंसिटी हमने आपको बता रखा है। तो करंट डेंसिटी जे का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। ठीक है, आई क्या है? करंट, ए क्या है? एरिया, जहां से करंट फ्लो हो रहा है। तो बेटा अब एक फॉर्मूला ये बन गया। अब हम फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? बार बार इधर उधर कर सकते हैं, मतलब कि रिप्लेस करके कई फॉर्मूले बना सकते हैं। तो चूंकि आपको पता है बेटा आई इक्वल टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। आपने रिलेशन समझा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो आई का वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी अपॉन में ए से ए कैंसिल आउट, तो जे की वैल्यू क्या आ गई? एन ई वी डी। तो ये किसके फॉर्मेट में है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करंट डेंसिटी के बारे में चीजें समझी। तो बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी बताइए, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की? जल्दी बताइए। तो सबको पता होना चाहिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा बेटा? करंट का क्या होता है? एम्पियर, और नीचे क्या लिखा है? एरिया। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ के बात को? तो इस तरीके से हम लोग करके चलते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें इसमें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब लोग बातचीत करते हैं बेटा कंडक्टिविटी की। किसकी बातचीत करते हैं? कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी क्या चीज होती है। ठीक है, देख लेते हैं सारी बातें। अब क्या है कंडक्टिविटी, समझते हैं सारी बातें। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। किससे लिखते हैं बेटा? सिग्मा से। अब ये कंडक्टिविटी क्या चीज होती है इसको समझ के चलना है। तो देखिए रेसिस्टिविटी का इनवर्स अगर हम करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? रेसिस्टिविटी का अगर हम इनवर्स कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी किससे लिखते हैं? रो से। यानी हम यहां पर यह बात बोल सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी कि रेसिस्टिविटी का इनवर्स कर दिया हमने तो क्या बन जाता है? कंडक्टिविटी बन जाता है ना। यानी कि अगर हमको पूछना है कि अगर किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी अच्छी है तो इसका मतलब है कंडक्टर क्या होगा? मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टिव हम क्या बोलेंगे कि जो कंडक्टर है ज़्यादा अच्छा नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से तो चलिए फार्मूला तो आप जान लीजिए कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, क्योंकि ये रेसिस्टिविटी का क्या होता है? इनवर्स होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, द इनवर्स ऑफ resistivity
of conductor, the inverse of resistivity of conductor is called its conductivity, बात समझ गए? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ρ। तो अब बताइए यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, जल्दी बताइए एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, फटाफट बताइए, सारे बच्चे बताएं, इसको देख करके बहुत आसान है। ओम पर मीटर क्या होता है? ओम पर मीटर, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा कंडक्टेंस की। एक टॉपिक और आता है छोटा सा, कंडक्टेंस। मैं यहां पे आपको समझा देता हूं कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कंडक्टेंस। छोटे छोटे हेडिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलना है। इसको कैपिटल जी से लिखते हैं। कंडक्टेंस को क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल जी से लिखते हैं। अब ये बताइए कंडक्टेंस क्या होता है? तो इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस का जो इनवर्स होगा, उल्टा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। यानी हम क्या बोलेंगे? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R is called conductance, is called कंडक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टेंस बोलेंगे। बात समझ पाए अच्छे से? तो कंडक्टेंस क्या होता है सबको पता है ना। तो द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो इसका कंडक्टेंस जी की फॉर्मूला हो जाएगा 1/r, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी सबको पता है बेटा अच्छे से, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या होगी? जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताओ। इसकी भी यूनिट क्या होगी? प्रति ओम, पर ओम होगी, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए तो फटाफट हम लोग आगे की बातचीत करते हैं, है ना। तो आगे की बातचीत करें। कंडक्टेंस हो गया, तो चलिए पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब लोग बातचीत करने वाले हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। सिग्मा पढ़े हैं, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी जे पढ़े हैं, और फिर आपका क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यानी इन सब में क्या रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। हमने क्या बोला? सिग्मा, जे और ई में रिलेशन। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, और जे मतलब करंट डेंसिटी, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सब में क्या रिलेशन है, आइए हम लोग फटाफट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हेडिंग लगाओ। ये सब छोटी छोटी हेडिंग्स, इनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। चलो, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, जे सिग्मा एंड ई, है ना। तो आइए देख लेते बेटा रिलेशन क्या है, समझ के चलते हैं, ठीक है। हाँ देखो, आप सबको पता है बेटा एक कहानी कि आपको पता है वी नो दैट एक चीज हम जानते हैं। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं पता है ना, इनके बीच में रिलेशन। तो हमें एक बात पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD। क्या पता होता है बेटा? NEAVD पता होता है। अब आगे की बात करते हैं। तो VD का फॉर्मूला हमें एक बात और पता है, I इज इक्वल टू NEAVD का फॉर्मूला हमने टाउ के टर्म्स में निकाला था। क्या निकाला था बच्चा? सबको पता है EE टाउ अपॉन m, EE टाउ अपॉन में m। यहां मैं लिख देता हूं, सिंस VD का फॉर्मूला क्या होता है? EE टाउ अपॉन में m। तो हमने VD की वैल्यू यहां पे क्या कर दी? पुट कर दी, ठीक है। डेरिवेशन मैंने बकायदा कराया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब कहानी क्या है, अब इसको सॉल्व करने चलते हैं। बेटा a को ले जाओ नीचे, तो I अपॉन क्या हो गया? a। देखो a मल्टीप्लाई में किस में चला गया? नीचे डिवीजन में चला गया। तो यहां क्या बचेगा? NE, अच्छा देखो E का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, E टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा? m। देख लो, E का E से मल्टीप्लाई E स्क्वायर हो गया, n था E टाउ अपॉन में m। अब करने क्या वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि I अपॉन a को क्या बोलते हैं हम लोग? J बोलते हैं।
यही तो अभी पढ़े ना, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला I अपॉन A। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, J इज इक्वल टू, अब देखो रो का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ रखा है, रो का आपने पढ़ रखा था, E को छोड़ दीजिए साइड करिए, तो यहाँ देखो NE स्क्वायर टाउ अपॉन में M और साइड में क्या लिख दीजिए E। तो यहाँ पर क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन रो का, है ना। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, रो इंटू E। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिलेशन निकल के आ गया। अब 1 अपॉन रो इंटू ई, अब 1 अपॉन रो को आप क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो J इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा E, सिग्मा इंटू ई। ये रहा आपकी कहानी। तो इस तरीके से हमने रिलेशन क्या देखा बेटा, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए सारी चीजें कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है बेटा, I इज इक्वल टू NEA VD, और चूंकि VD का फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन में M। अब इसी VD की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो NEA ये लिख दिया हमने। अब एक चला गया नीचे, नीचे क्यों भेज दिया, क्योंकि मुझे पता है कि I अपॉन A किसके इक्वल होता है, करंट डेंसिटी J के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको जानबूझ के A को ही भेजा। आप पूछ सकते थे सर E को क्यों नहीं भेज दिए, तो E से कोई फॉर्मूला ही ना बनता, आप N भेज देते, N से भी कोई फॉर्मूला ना बनता, तो किसको भेजने से फॉर्मूला क्रिएट हो जा रहा है, A को भेजने से। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पे A लिख दिया। अब फिर E का E से मल्टीप्लाई, E स्क्वायर E टाउ अपॉन में M। अब हमने E को साइड में कर दिया, तो NE इसका स्क्वायर टाउ अपॉन में M, ये 1 अपॉन रो का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फिर सिंपल सी बात है, E को साइड रखा, E यहाँ आ गया, और 1 अपॉन रो को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेट रिलेशन निकालना किसके बीच में है, टाउ J सिग्मा E। तो J सिग्मा E यानी जो आपका करंट डेंसिटी होता है वो कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये होता है इनके बीच का रिलेशन। फटाफट जो भी पूछेगा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में, आप इन्हीं में कोई 2 देगा, तीसरा पूछ लेगा, है ना। तो इस तरीके से पूछता रहेगा, आप उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, अब बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टिविटी। किसकी बात करते हैं बेटा, सुपर कंडक्टिविटी की बातचीत कर लेते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी है क्या, है ना। तो चलिए, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, अब ये सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज होती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे, देखो कंडक्टर का मतलब होता है, देखो एक बात समझना, यहां पर समझिएगा, आप किसको अच्छा कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें आसानी से और कम एनर्जी लॉस के साथ कौन फ्लो हो जाए, करंट फ्लो हो जाए, तो उसे आप बोलेंगे कि अच्छा कंडक्टर है। यानी हर कंडक्टर में अपना खुद का क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता ही होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा आप बोलेंगे कि कंडक्टर क्या है, कम अच्छा है। जितना कम रेसिस्टेंस होगा आप बोलेंगे कंडक्टर क्या, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर की, यानी सुपर कंडक्टिविटी की। तो यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत आगे निकल गए हम, सुपर। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर को या किसी भी मटेरियल को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या होता है ना, गर्म करने से अब कहाँ तक, कितने टेम्परेचर तक गर्म करोगे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर तक। तो उसके बाद यानी गर्म क्या मतलब, ठंडा करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, इस बात को आप समझ के चलेंगे, तो है ना। तो हमने क्या बोला, क्रिटिकल टेम्परेचर तक, देखो गर्म नहीं करना है, ठंडा करना है आपको। तो क्या करना है बच्चों, आप अगर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं तो होता क्या है कि जो मेटल का जिसको आप ठंडा कर रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसका जो कंडक्टिविटी है बिल्कुल, जो रेसिस्टेंस है बिल्कुल घट के जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, जीरो। तो उस समय हम क्या बोलते हैं, वो कंडक्टर कैसा है, सुपर कंडक्टर बन गया, मतलब उसमें रेसिस्टेंस है ही नहीं, यानी करंट बिना एनर्जी लॉस के फ्लो हो जाएगी। बात समझ गए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं अब केवल स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात करूं तो मटीरियल, अगर ऐसे मटेरियल को जिसमें, यानी कि अगर किसी कंडक्टर को आप एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक कूल करते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस है फॉल्स टू जीरो, जीरो की तरफ गिरने लग जाता है और जीरो बन जाता है। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, और उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो अच्छे से। तो ये होती है इसकी पूरी पूरी कहानी। तो फटाफट इसको लिख लीजिए, इन सम मेटल्स एंड एलॉयज, फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इन सम मेटल्स एंड एलॉयज, इन
some metals and alloys, in some metals and alloys, when the material is cooled, when the material is cooled at critical temperature, critical टेम्परेचर, अब क्रिटिकल टेम्परेचर होगा कितना, तो हम बोलेंगे क्या, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बिकम्स या फॉल्स टू जीरो, फॉल्स टू जीरो, क्या बन जाता है बेटा, जीरो की तरफ चला जाता है, ठीक है। दिस स्टेट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, दिस स्टेट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस this state of zero resistance when the material becomes superconductor, when the material becomes superconductor, superconducting, बात समझ गए। तो उस मटेरियल हमारा क्या बन जाता है बच्चों, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये सब होता है इसका क्या प्रोसेस, तो सुपर कंडक्टर मटेरियल, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखो बेटा, इसका जो थोड़ा बहुत यूज है आपको अक्सर सुपर कंडक्टर का, ठीक है, हमने जान लिया कि क्या होता है ये, है ना। जब रेजिस्टेंस का क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और जीरो कैसे बनाएंगे इसको, जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे। तो इस तरह इसका यूज कहाँ है, तो एमआरआई मशीन वगैरह, यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें इसका कुछ हद तक क्या है यूज है। जैसे एमआरआई मशीन वगैरह में इसका यूज करते हैं हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बनाने के लिए, ठीक है ना, सुपर कंडक्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ के रखना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो हम लोग समझेंगे क्या, लिमिटेशन ऑफ, क्या समझेंगे, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं, ओम्स लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल है, उसके बाद वो फेल कर जाता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।